हेलो। मैं कल यानी पिछले क्लास में, कल तो वैसे मैं क्लास नहीं दे पाया, किसी यानी वेदर का प्रॉब्लम चल रहा था। आज भी कुछ था, लेकिन आज एडजस्ट हो गया। टेक्निकली भी कोई विशेष दिक्कतें भी नहीं आई कि बच्चों। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि पिछले क्लास में मैं बादल को घिरते देखा है, जो कविता थी उसमें मैं आधा लगभग पढ़ा दिया था, अभी आधी कविता बाकी है। पेज नंबर 28 निकाल लेंगे अपनी अपनी किताबों में। आप लोग कितने बच्चे हैं ध्यान दें। पिछली कक्षा के आगे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझारने से गरज गरज फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ध्यान देने की बात है बच्चों, ध्यान सुने आप लोग। कवि ने हिमालय के तलहटी क्षेत्रों का बड़ा मार्मिक और बड़ा सुंदर यथार्थ चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया। हमारे कवि नागार्जुन जी बता रहे हैं कि जब मैंने हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच जब मैंने पहुंचा, तमाम जो चोटियां है मैंने उसको बखूबी तरीके से देखा। वहां पर जो बादल पूरा घिरा हुआ था, मैं पूरे बादल के बीच घिरा हुआ था। इतना यथार्थ प्राकृतिक सौंदर्यता का कहीं आज तक मैंने वर्णन नहीं देखा था, ऐसा कवि ने व्यक्त किया। जैसे वे वाकई हमारे सामने हिमालय के पास से वर्णन किया, इतना सुंदर वर्णन। ध्यान देने की बात बच्चों, कहते हैं कि कालिदास जी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक मेघदूतम की रचना की थी। उसमें बड़ा सुंदर मानवीकरण किया है। यानी सच अगर मुझसे कोई पूछे वर्ल्ड का सबसे पहला साहित्यकार कौन सा है जो पर्सोनिफिकेशन किया, वर्ल्ड का सबसे पहला साहित्यकार कालिदास है, जिन्होंने प्रकृति के तमाम अवयवों पर पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण किया। कहते हैं वह जो मेघदूत है, जो बादल है, कहते हैं उस बादल को मैंने वहां पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया, और धनपत कुबेर और उसकी जो प्रेमिका थी अलका, बादल तो मिला मुझे, लेकिन मैंने कालिदास के मेघदूत को खोजने का प्रयास किया। मेघदूत की जो नायिका है, जो नायक है, उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी मिले नहीं, क्योंकि कालिदास जी प्रकृति का बड़ा मानवीकरण किया, प्रेम भरा वर्णन किया। इस प्रेम भरे वर्णन को कवि ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं मिला। एक प्रकार से देखें, यानी कवि चूंकि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, इस नाते प्रगतिवादी होने के नाते लोग छायावादी कवियों की थोड़ी आलोचना कर लेते हैं, जबकि छायावादी नहीं थे हमारे कवि कालिदास। कालिदास जी ने तो प्रकृति का बड़ा यथार्थ चित्रण किया उन्होंने,
बड़ा ही मानवीय कण चित्रण किया, इतना सुंदर वर्णन बहुत कम कवियों ने किया। होता है ना आजकल कुछ कवि महान कवियों की आलोचना प्रत्यालोचना कर लेते हैं, वही हालत हमारे नागार्जुन जी की भी है। कालिदास के मेघदूत और उसके पात्रों का थोड़ा मजाक भी लेते हैं, कहते मैं जब वहां पहुंचा तो मेघदूत बादल दिखलाई दिया, तो मैं उसके पात्रों को, धनपत कुबेर को और उसकी वो प्रेसी जो थी, प्रियतमा जो थी, प्रेमिका जो थी, उसको भी मैंने खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये सब मिले नहीं। ध्यान देने की बात है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह लता। मैंने जब हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में बादल को देखा तो मेरे मन में प्रश्न था, जब बादल आया है, मेघदूत जब है, तो निश्चित रूप से धनपत कुबेर भी यहीं पर दिखलाई देते होंगे होंगे कहीं। कहाँ गई उसकी वह का, उसकी प्रेमिका को मैंने खोजने का प्रयास किया, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कवि ने कहा कि कालिदास का जो व्योम प्रवाही आकाश में, व्योम प्रवाही माने आकाश, व्योम माने आकाश, प्रवाही माने विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला वह जो बादल था, बादल को मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर वह बादल दिखलाई नहीं दिया। कहते हैं ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मैंने पूरे हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में तमाम बादल वहां पर आए हुए थे, लेकिन उन बादलों के बीच में मैंने मेघदूत को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मेघदूत कहीं पता नहीं चला। ध्यान दो बच्चों, कौन बताए वह छाया में। अरे भाई, वो मेघदूत जो छाया का वर्णन है, जिसमें कल्पनाओं का अधिक प्रभाव है, वह कल्पनामयी, वह छायामयी बरस पड़ा होगा नहीं यहीं पर, यानी यहीं कहीं पर वह मेघदूत बादल जो है बरस गया होगा, बरस पड़ा होगा। ध्यान दें, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, कवि ने उल्लेख किया, अरे जानने दो उसकी बात, वह कभी तो कल्पनामयी था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण, जब अधिकांश ठंडक पड़ता है उन भीषण जाड़ों में भी मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। कहते हैं जाने दो वह कभी कल्पित था, यानी कालिदास को नागार्जुन जी कल्पनाओं कभी कह दिया। नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि थे, छायावादी कवियों को कल्पनावादी कहते थे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा नागार्जुन जी का इस तरह से कालिदास की आलोचना करना, मैं थोड़ा सा उनकी आलोचना कर लेता हूँ। भाई कालिदास पर उंगली उठाने के पहले नागार्जुन जी को अपनी प्रकृतिवादी दर्शन को देखने या परखने का की गहराई होनी चाहिए। जो इतने बड़े कवि को एक साधारण कवि अगर प्रश्न करे तो वाकई वो प्रश्न के घेरे में स्वयं आ जाता है। तो नागार्जुन जी यहाँ पर कवि है, यानी इसका मतलब प्रकृति की गहरी चेतना का कहीं न कहीं कुछ अभाव हमारे नागार्जुन जी में भी था। इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर थोड़ी सी मजाक कालिदास का कर लेना यहाँ उचित नहीं है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबी के कैलाश शीर्ष पर, यह सही है, उचित है। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने जो कहा कि अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन किसी महान कवि पर आलोचना प्रत्यालोचना करना यह कम उचित है, ठीक भी नहीं है। जो इन्होंने बात कही कि मैंने तो
भाई कवि कालिदास थे, दूसरी बात थी, उनका वर्णन करने का अंदाजा अलग होता है। किसी कवि का किसी कवि के प्राकृतिक तत्वों से तुलनात्मक अध्ययन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कवि ने कहा कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, उनका मैंने तो भीषण ठंडक में भी, कालिदास ने लिखा है गर्मी के मौसम में प्रेम और विरह की वेदना में तो बादल बरस पड़ता है। लेकिन कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने तो कठोरतम ठंडक में, भीषण ठंडक में भी बादल को बरसते हुए देखा, यानी आपस में गरज रहे हैं, भिड़ रहे हैं, वह दृश्य मैंने मरी किया है। और ठंडक में भी बारिश होती है तो हो सकता है। आगे बच्चों, महामेघ को झंझानिल से, यानी भारी भरकम मेघ आकाश में, झंझानी माने तूफान और तेज आंधी वायु के साथ में गरज गरज भिड़ते देखा है, गरजते हुए और बादल आपस में भिड़ते हुए मैंने उनको देखा। और सोचो बच्चों, कालिदास जी गए हुए हैं हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, वहां पर पहुंचने पर अगर जोरदार बारिश हो रही हो, आकाश में चमक रहे हो, मौसम ठंडक ठंडक का हो, एक अलग प्राकृतिक दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो कवि ने अपनी बात बताई कि मैंने ठंडक के मौसम में भी बादलों गरजते हुए, आपस में भिड़ते हुए, लड़ते हुए और बिजली चमकते हुए मैंने देखा हूं। और इतना ही नहीं बच्चों, बल्कि वह कहते हैं कि तेज आंधी तूफान वर्षा के साथ बादल गिर गिर रहे हैं और बारिश हो रही है। तो मैंने वो भी देखा हूँ। तो बात सही है, सभी लोग देखे हैं, नागार्जुन जी भी देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे। अब ये बहुत लंबी करिए बच्चों, इसको आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दें। महामेघ को झंझानिल से, ये तो हो गया, मैंने भी समझाया। सत सत निर्झर निर्झरणीय कल, मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल बीज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंडल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, सद्दल लाल कमल बेणी में, रचित रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्रक्षासो पूरित, रखे सामनी अपनी अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बालक सूरी, मृग छालों पर पलती मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को की, बंसी पर फिरते देखा है, बादल को फिरते। कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया बच्चों हिमालय के तलहटी क्षेत्र का। यहाँ पर हमारे नागार्जुन जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया बच्चों, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सत सत निर्झर निर्झर, एक नहीं बच्चों, सैकड़ों यानी नदियां, झरने कल कल निनाद की ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही है। क्या सुंदर पंक्ति है भाई। नदियों नचत या झरने कल कल करते हुए आवाज करती हुई जब जल का वेग प्रवाहित होता है, उस समय कितना सुंदर लगता है। कहते हैं मुखरित देवदारू कानन, और वहां पर जो अगल बगल
झरनों के अगल बगल में जो देवदारू के वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष, प्राकृतिक सुंदरता के वृक्ष होते हैं, वहां पर रुद्राक्ष के भी वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों। तो देवदारू का वृक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा था ना जैसे बोल देंगे, यह वृक्ष जो है बोल देंगे नदियों किनारे, झरनों किनारे। मैंने वह दृश्य देखा। कहते क्या है, शोणित धवल भोज पत्रों से, यानी वहां पर शोणित यानी सुंदर, धवल यानी सफेद, भोज पत्र यानी एक प्रकार के विशेष पत्र, यानी केले के पत्र हुई भोज पत्र करते, यानी एक प्रकार के पत्र जिस पर पहले के जमाने में लिखे आते थे। उन पत्रों पर लिखावट काम में आता था, केले के पत्ते के समान होता था। यानी कवि ने कहा केले के पत्तों से या और विशेष प्रकार की भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के, कवि ने वहां अगल बगल कुटिया दी। कहते हैं विशेष प्रकार के पत्तों से, पर्णों से कुटियां छाई हुई थी, और उसके भीतर मैंने क्या देखे, अगल बगल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। रंग बिरंगे सुगंधित फूल, यानी फूलों से कुंतल, कुंतल यानी वहां की जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं हिमालय के आसपास के क्षेत्र के, पुरुष तक भी वे कानों में, बालों में रंग बिरंगे फूलों से अपने आप को सजाते हैं बच्चों, सुंदर तरीके से सजाते हैं। ध्यान रखो, इंद्रनील की माला डाली, वह जो नवयुवतियां हैं, नवयुवक हैं, यानी इंद्रनील नीले रंग के मोतियों की माला अपने अपने गलों में डाले हुए विशेष प्रकार की माला, शंख सरीखे सुगढ़ कलो, गला कितना खूबसूरत। उन नायिकाओं के, नायकों के गले जो है बच्चों बहुत खूबसूरत, शंख जैसे खूबसूरत गले। हर सुंदरता का वर्णन करते हैं। कानों में कुबले लटकाए, कानों में कुंडल लटकाए हुए हैं, पहने हुए हैं। तो जगहों पर पुरुष भी पहनते हैं कुंडल, कितनी जगहों में देखा हो। वैसे ही कानों में कुबले को, कुंडल को लटकाए हुए हैं। सद्दल लाल कमल बेड़ी में, सद्दल माने ध्यान दो बच्चों, सतदल लाल कमल बेड़ी में, सत माने सैकड़ों, दल वाले कमल अपने अपने बेड़ियों में, ध्यान बच्चों, यानी अपने अपने बाल में लाल कमलों को सजाए हुए हैं। कौन? वहां की औरतें, वहां की स्त्रियां, नवयुवतियां, पुरुष तक भी रजत रचित मणि खचित कला में, और रजत माने चांदी के पात्र, रचित मणि खचित कला में, चांदी की तरह मणि के समान चमकते उनका चेहरा, खचित कला में, यही नाना प्रकार की कलाओं सुसज्जित है, शोभायमान हो रहे हैं। कौन कौन शोभायमान हो रहे हैं? वहां की सुंदर नवयुवतियां, सुंदर नवयुवक कितने कलाओं के साथ सुंदर लग रहे हैं। रखे सामने अपने अपने, आगे ऊपर की लाइन है, पान पात्र द्राक्षासो, यानी कवि ने कहा कि पान पात्र द्राक्षासो, द्राक्षासो, द्राक्षासो मैंने विशेष प्रकार का अंगूर जैसा फल या अंगूर का रस अपने अपने सामने। भाई वहां के प्रदेशों में या आज जाओ जम्मू कश्मीर वगैरह के क्षेत्रों में लोग अंगूर का रस का पान करते हैं। मैं जहां पर जो फल अधिक पाया जाएगा उसका पान अधिक करते हैं। द्राक्षासो, पान पात्र द्राक्षासो पूरी रखे सामने, अपने 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 सामने वे द्राक्षासो रस को रखे हुए। आगे लोहित चंदन की त्रिपुटी पर,
नरम निदाग बाल कस्तूरी लोहित चंदन की तृप्ति पर बैठे हुए हैं। चंदन, चंदन बन जानते हो, वहां पर चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। लाल चंदन की तृप्ति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, और उसके ऊपर नरम निदाग बाल कस्तूरी, बाल कस्तूरी यानी कस्तूरी मृग का जो वस्त्र होता है, उस वस्त्र पर बैठ करके लोग साधना करते हैं, योग करते हैं। कहाँ पर? हिमालय के तलहटी क्षेत्र, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में कस्तूरी मृग के, कस्तूरी मृग के मृगछाले पर पलथी मारकर, पलथी मारकर आराम से बैठे हुए हैं, पलथी मारकर बैठे हुए हैं। और मदिरारूढ़ आंखों वाले उन आंखें कितनी सुंदर थी वहां के पुरुषों की, वहां के नवयुवकों की, नवयुवतियों की आंख बड़ी खूबसूरत थी। दृश्य आप लोग फोटो में, कैलेंडरों में आप लोग पा जाते हैं। तो मदिरारूढ़ आंखों वाले, आंखों में नशा हो, शराब जैसी नशा है उन लोगों की। वहां के उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, यानी उन्मत्त मस्त मदमस्त किन्नर किन्नरी जात, यानी आप जान लो एक किन्नर और किन्नरी एक प्रकार की जाति है जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में लोग पाए जाते हैं। बड़े खूबसूरत, बड़े सुंदर होते हैं। कहते उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को एक दूसरे की अंगुली पकड़ करके नृत्य करते, नवयुवक नवयुवती या स्त्री पुरुष एक दूसरे की अंगुली को पकड़ करके हिमालय के तलहटी क्षेत्र में मैंने देखा। मैंने, मैंने कौन? मैं नहीं, निराला यानी नागार्जुन जी ने देखा। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को, उनकी मनोरम यानी सुंदर सुंदर, मन को मोहित कर लेने वाली पतली पतली अंगुलियों को एक दूसरे पकड़े हुए थे। किन्नर किन्नरी बंसी पर फिरते देखा है और बंसी बजा रहे, बंसी को बजा रहे हैं और बंसी बजाते हुए दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं। और उस पर बादल घिरा हुआ है, वो प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत सामंजस्य कर रही है। और कहते इस दृश्य को मैं वहां पर, कहा, हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में मैंने स्वयं देखा। कौन? नागार्जुन जी। यानी प्रकृति का बच्चों का यथार्थ चित्रण, इतना प्रभावशाली चित्रण बहुत कम कवियों ने कर पाया है। ऐसा प्रतीत होता है इस कविता में कि जैसे कि वह स्वयं पहुंचे और इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने कि बाकी सभी लोग जैसे मानो पहुंचा दिया हो। सभी लोग, पाठक वर्ग जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग हिमालय में पहुंच गए हो और पहुंच करके उस आनंद को ले रहे हो। इतना सुंदर एवं सटीक वर्णन बहुत कम कवियों ने आज तक कर पाया है। इसलिए नागार्जुन की यह कविता बादल को गिरते देखा है अपने आप में अनूठी और अनुपम कविता है। ठीक है, इस तरह से यह आईएससी जो पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है बच्चों, मैंने समाप्त किया आप लोगों के लिए काव्य मंजरी।